अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की आज की क्लास जो है जो मैं रिकॉर्डेड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपके साथ मैं एक होल प्रोजेक्ट पाइथन का यूज़ करते हुए आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से डेटा एनालिसिस एक कम्प्लीटली ईडीए हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक का यूज़ करते हुए। तो एक ही टूल हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ होता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज जो डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो है हमारे पास नेटफ्लिक्स का डेटा सेट। अब नेटफ्लिक्स पे किस तरह से डेटा एनालिसिस परफॉर्म होता है, या फिर डेटा साइंस की जो डिवीजन है वो हमारे पास नेटफ्लिक्स में कैसे इन्वॉल्व है। सो नेटफ्लिक्स के ऊपर जब एनालिसिस किया जाता है वो चेक करने के लिए किया जाता है कि किस तरह की मूवीज़ आ रही हैं नेटफ्लिक्स में, कौन कौन से ईयर की कब की मूवीज़ जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुई हैं, इंसर्ट हुई हैं, अपलोड की गई हैं, उनका जनरी क्या है, वो किस तरह की मूवीज़ रही, वोट कितने मिले हैं, पॉपुलैरिटी क्या रही है, पॉपुलर हुई भी है कि नहीं हुई। सो नेटफ्लिक्स में हम लोग ये चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फिर कोई मूवी रिकमेंडेशन के लिए उससे पहले हमें डाटा को क्लीन करना पड़ता है, एक करेक्ट फॉर्मेट में अवेयर करना पड़ता है। सो आज की क्लास आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का पता चल सके कि जिसमें आप पूरा का पूरा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है, तो वो सिनेरियो बेस पे होती है। अब सिनेरियो बेस क्या है वो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपके साथ मेंशन कर दिया है। ये मेरे पास कुछ सिनेरियोज आए हैं कि मुझे कहा गया है, आपको ये डाटा दे दिया गया है, डाटा भी मुझे बता दिया गया है नेटफ्लिक्स मूवी का है। अब आपने इन सिनेरियोज को सॉल्व करना है, कंपनी की आपने मदद करनी है डिसीजन मेकिंग में। कि मुझे ये कहा गया है कि कौन सी मूवी नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा रिलीज़ हुई है, कौन से जनरी की थी। जनरी कहते हैं हम कि किस तरह की थी, एक्शन मूवी थी वो, एडवेंचर मूवी थी या थ्रिलर थी। फिर मुझे कहा गया कि किस मूवी को सबसे ज़्यादा जो वॉट्स हैं वो हाईएस्ट मिले हैं, यानी हाईएस्ट वॉट से मुराद है कि फिर वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद की गई है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी कौन सी रही मूवी की, उसका क्या जनरी था, देन लोअर कौन सी रही, और फिर किस ईयर में वो मूवी जो है सबसे ज़्यादा किस ईयर में मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। ये कंप्लीट हमारे पास एक सिनेरियो आता है डाटा के फॉर्म में। हमेशा सिनेरियो के पर्सपेक्टिव पे हम लोग सॉल्व करते हैं, एनालिसिस अपने डाटा पे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जौन जौन सी हमें लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत थी वो तमाम तर लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हमने कॉल कर ली है। नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न फॉर विजुअलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइब्रेरी है, दैट इज़ वार्निंग लाइब्रेरी। एक्चुअली वार्निंग लाइब्रेरी क्या करेगी कि अगर कोई हमारे पास एरर जनरेट ऐसा हो रहा होगा तो वो उसको क्या करेगी, इग्नोर कर देगी। या फिर हमने ऐसा फंक्शन यूज़ किया है, उसके बारे में वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देगा कि इसको आप इस तरह से भी अब यूज़ कर सकते हैं, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा। इसलिए ये लाइब्रेरी हम लोगों ने यहाँ पे एक इम्पोर्ट की है, दैट इज़ वार्निंग्स। ओके, मैंने यहाँ पे डीएफ में जो है वो अपना एक डाटा ले लिया है, क्योंकि मेरे पास डाटा सीएसवी में है, इसलिए डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और पैरेंथेसिस में वो मूवी का नेम जाएगा। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उसी के अंदर मैंने नोटबुक क्रिएट की है, और ये मेरे पास डाटा सेट माई मूवी डीबी का पड़ा हुआ है जिसकी सीएसवी फाइल है। तो ये मैंने आपको तरीकाकार बताया है, आपने किस तरह से अपनी जुपिटर नोटबुक में सीएसवी फाइल को क्रिएट करना है, यानी कि उसको कॉल करना है, रीड करवाना है, और आपने किस फोल्डर में उसको रखना है। यहाँ पे देन कॉमा के बाद यहाँ पे मैंने एक और आर्ग्यूमेंट पास किया है, दैट इज़ लाइन टर्मिनेटर इक्वल /n। ये क्या काम करता है, लाइन टर्मिनेटर का मतलब है लाइन छोड़ दो। तो ये क्या काम करेगा कि न्यू लाइन में हमारे पास डाटा शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि CSV का मतलब है कॉमा सेपरेटेड फाइल्स। तो ये मैंने जो है वो कोड रन एग्जैक्टली किया हुआ है, कुछ आगे कोड रन नहीं भी है, लेकिन ये मैंने जो है वो आर्गुमेंट बाद में पास किया था, इसके बगैर मैंने अपने इस फॉर्मेट को रन किया था तो मेरे पास एरर आ गया था। इसलिए फिर यहाँ पे मैंने ये लाइन टर्मिनेटर यूज़ किया है। ओके, इस सेल को ओके, इसको हमने रन ही नहीं किया, अपनी लाइब्रेरीज़ को हम कॉल करेंगे। ओके, देन ओके, अब मैंने हेड से कुछ मूवीज़ यहाँ पे कॉल कर ली हैं। तो अब आप देखें, हेड फंक्शन हम यूज़ करते हैं टॉप रिकॉर्ड्स को विजुअल करने के लिए, व्यू करने के लिए। रिलीज डेट कॉलम्स है, टाइटल, ओवरव्यू दिया गया है, पॉपुलैरिटी है, वॉट काउंट्स हैं, वॉट एवरेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है वो इंग्लिश है, जेनर क्या है, और पोस्टर URL है। ये हमारे पास इसके अंदर कॉलम्स हैं, और टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम देख लेते हैं।
अब सबसे पहले यहाँ पे क्या काम किया है, हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है डेट इज़ डॉट कॉपी। कॉपी क्या करता है कि जो ये डाटा है, जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं, ऑल कॉलम्स, वो उसको कॉपी करके एक न्यू वेरिएबल में उसको मैंने स्टोर करवा दिया है। क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास फाइल होगी उसमें से हमने चेंजिंग्स नहीं करनी, हमने एक अपने पास एक ओरिजिनल फाइल भी रखनी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस परफॉर्म किया होगा। सो उसको हम क्या करेंगे, इसमें कॉपी कर लेंगे कि ताकि ओरिजिनल फाइल में चेंजिंग्स ना हो। जो हम लोग यहाँ पे df_copy नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमने अपने इस df वाले को, df के पूरे डाटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, df_copy के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दिया है। अब जो हम लोग वर्किंग करेंगे वो आगे फर्दर हम लोग df_copy पे ही करेंगे ताकि हमारे ओरिजिनल डाटा में जो है वो किसी भी तरह की चेंजिंग्स ना आए। अब मैंने df_copy को कॉल किया, मैंने कोई हेड का फंक्शन नहीं अप्लाई किया, लेकिन मेरे पास वही देखें डाटा आ गया है। अब इससे क्या होगा कि मैं df_copy को कॉल करते हुए तमाम तर फंक्शंस अप्लाई करूँगा, मेथड्स अप्लाई करूँगा, EDA पूरा कंप्लीट परफॉर्म करूँगा। तो ये जो df का ओरिजिनल डाटा है इसमें से चेंजिंग्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ताकि देखने के लिए कि ओरिजिनल डाटा क्या था, और फिर बाद में जब उस पर एनालिसिस परफॉर्म किया तो फिर जो दूसरी फाइल एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद हमने एक्सपोर्ट की है तो उसमें हमारे पास क्या चेंजिंग्स आई हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको भी कॉल कर लिया। तो टोटल रिकॉर्ड्स देखें वो यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा रहा है, 9827 रोज़ है और टोटल कॉलम्स 9 हैं। अब ओवरव्यू ले लेते हैं। वही बात है, शेप्स में हमारे पास रोज़ और कॉलम्स के यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। साइज़ इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दें तो साइज़ आ जाएगा। इन्फो, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इन्फो और डिस्क्राइब फंक्शन जो कि स्टैटिस्टिकल समरी को डिस्क्राइब करता है। सो पांडास का उसने का डाटा फ्रेम का फंक्शन यूज़ करें। टोटल एंट्रीज इतनी है और इंडेक्स जो आपके पास बनते हैं वो 0 to 9 8 2 6 बनते हैं। देन कॉलम्स उसने का टोटल हैं और कॉलम्स के मेरे पास ये इंडेक्स हैं, ये कॉलम्स हैं 1 by 1 मेरे पास, और साथ ही साथ उसके नल वैल्यूज़ भी बताई गई हैं। इसका मतलब है कि टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो कितने हैं, 9 8 2 7। इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बात बताई है कि हमें हमेशा डेट कॉलम की टाइप को चेंज करना पड़ता है। डेट कॉलम की जो टाइप होती है वो डेट टाइम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो ये बिल्कुल करेक्ट इसकी डाटा टाइप नहीं है। इसी चीज़ को तो हमने कहा था कि ये मेसी डाटा के अंदर इंक्लूड होती हैं, इनकरेक्ट फॉर्मेट मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं ठीक होता। तो इसलिए हमने इन्हीं चीज़ों को जो है वो ठीक करना है। देन उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे डिस्क्राइब फंक्शन यूज़ हो जाता है, जिसमें डिस्क्राइब फंक्शन हमेशा स्टैटिस्टिकल समरी के लिए यूज़ होता है जो कि न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर अप्लाई होता है। सो पॉपुलैरिटी, वॉट काउंट और वॉट एवरेज हमारे पास ये दो न्यूमेरिक डाटास थे, उनके ऊपर यूज़ हुआ है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम और ये क्वार्टाइल हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड है। देन ओके, अब यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी अपनी डिटेल बतानी होती है कि हम क्या फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी जो ऊपर हमने अभी तक काम किया है वो क्या काम किया है, और आगे जो हम लोग काम करने जा रहे हैं वो क्या है। तो जब भी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं हमें ये चीज़ें सारी अपनी इस नोटबुक के अंदर मैंशन करनी पड़ती है। यही तो खूबसूरती है जुपिटर नोटबुक की कि हम इसके अंदर अपनी एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। कोड के साथ साथ उसकी आउटपुट भी बिल्कुल उसकी जनरेट हो रही होती है, विजुअलाइजेशन भी यूज़ हो रही होती है, कि ताकि जब इस नोटबुक को हम लोग किसी को दें भी, अपने रिक्रूटर को दें या फिर स्टेक होल्डर को दें, तो उन्हें ये नोटबुक पढ़ के समझ आए कि अच्छा, साथ साथ आपने डिस्क्रिप्शन भी रखी है, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ना कि इसके के बाद जी कोड करते गए, आउटपुट डिस्प्ले करवाते गए, बाद में देखने वाले को ये समझ ही ना लगे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये क्यों किया है, इसकी आउटपुट की जो आपने एक डिस्क्रिप्शन देनी थी वो दी ही नहीं है, तो इससे समझ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। सो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है एक एनालिस्ट के लिए कि वो साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करता है। फिर वो चाहे आप कमेंट की फॉर्म में कर लें, कुछ आप टाइटल के फॉर्मेट में कर लें, कुछ आप इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन रिटन फॉर्म में बना लें, मार्कडाउन सेल में उसको कन्वर्ट करके बना लें। सो ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके वेट 6, इसको भी हम रन कर लेते हैं। सो एग्जैक्ट वही हमारे पास आउटपुट आएगी। ओके, सो इसमें मैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसको EDA भी कहते हैं, वो परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया कि मेरे पास डाटा फ्रेम है जो कि 9827 रोज़ और 9 कॉलम्स पे मुश्तमिल है, और डाटा सेट जो है वो बहुत ज़्यादा बिट टाइडी यानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसके अंदर मेरे पास कोई भी वैल्यू और डुप्लीकेशन मौजूद नहीं है।
NaN मीन्स नॉट आ नंबर्स, यानी कि नल वैल्यू की जगह फिर ये लिखा हुआ आता है नॉट आ नंबर्स, जो कि हमने देखा भी है अपनी पांडास की क्लासेस में भी, लेक्चर्स में भी। और इसमें बताया है मैंने साथ ही कि डेट, रिलीज़ डेट का जो कॉलम है उसमें हमारे पास उसका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, यानी कि उसकी जो डाटा टाइप है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो हम उसको चेंज करेंगे डेट टाइम के अंदर, जिसमें से फिर हम ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह से हम लोग डेट टाइम का यूज़ करते हुए अलहदा से मंथ का कॉलम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ईयर का, डेट का, डेज बना सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है एनालिसिस के दरमियान, तो वो मैंने बताया है कि ओरिजिनल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है और पोस्टर URL की ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए हम इनको फिर क्या करेंगे, इनको ड्रॉप कर देंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग अपनी आउटलायर्स को भी देखेंगे कि मेरे किस कॉलम के अंदर आउटलायर्स मौजूद है, पॉपुलैरिटी कॉलम्स के अंदर आउटलायर्स मौजूद है। ये बेसिकली आप काम बाद में भी कर सकते हैं, जब आप पूरा एनालिसिस परफॉर्म कर लें बाद में भी लिख सकते हैं, और फिर बाद में आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपने कहाँ पे चीज़ें लिखनी है। और जेनरिक कॉलम का बता दिया है कि उसको भी हम लोग सेपरेट करेंगे हर एक वैल्यू को कॉमास के साथ, ताकि उसको एनालिसिस करना ज़्यादा आसान रहे। अच्छा, कॉमा के साथ सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें जो जेनरिक हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, एक्शन कॉमा एडवेंचर, साइंस फिक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, तो इस तरह से पता नहीं चल रहा। तो हम इन सबको अलग-अलग करेंगे कि हर एक रिकॉर्ड के साथ उसका एक ही जेनरिक यहाँ पे डिस्प्ले हो, तब उसको व्यू करना ईजी होगा। अच्छा, वैसे ज़रूरत हमें ओवरव्यू की भी नहीं है, टाइटल की है, ओवरव्यू की भी ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल लैंग्वेज की भी नहीं है, और पोस्टर URL की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कॉलम जिनकी हमें एनालिसिस के दरमियान ज़रूरत नहीं होती तो उनको रिमूव करना बेहतर होता है। ओके, अब हम मिसिंग डाटा चेक करते हैं, जो कि हम ऊपर भी बता चुके हैं कि इसके अंदर कोई भी मिसिंग डाटा मौजूद नहीं है। सो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इज़ नल डॉट सम, जो कि हर एक कॉलम के अंदर सम करके बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ नल हैं और नहीं है। सो कोई भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए। और डुप्लीकेटेड भी देख लेते हैं कि डुप्लीकेट्स कितनी है। अगर मैं डुप्लीकेटेड पैरेंथेसिस के बाद डॉट सम नहीं लिखूंगा फिर वो फॉल्स ट्रू में आंसर देगा, लेकिन अगर मैं लिखूंगा डॉट सम तो फिर वो हर कॉलम के मुताबिक यहाँ पे टोटल सम करके मुझे देगा। सो डुप्लीकेशंस भी मौजूद नहीं है। सो अब मेन काम ये करना है कि डेटा टाइप्स इनकी चेंज मुझे करनी है, यानी करेक्ट फॉर्मेट में, करेक्ट डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है अपने कॉलम्स को। सो हमने एक ही चीज़ देखी थी, रिलीज डेट। अब मुझे ओरिजिनल डाटा में से चेंजिंग्स नहीं करनी बल्कि कॉपी किए हुए डाटा में से चेंजिंग्स करनी है, इसलिए df_copy स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना वो कॉलम का नेम लिखेंगे। ये चीज़ें डिटेल से आपको मैंने बताई हुई हैं। pd.to_date टाइम, क्योंकि ये पांडास के अंदर यूज़ होने वाला मॉड्यूल है, फंक्शन है, इसलिए .to_date टाइम। किसको डेट टाइम में चेंज करना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बता देंगे। अच्छा, ये वाला यहाँ पे काम क्यों किया है आपको मैंने बताया है, परमानेंटली चेंज करने के लिए डेटा टाइप, ताकि दोबारा से इसी कॉलम को असाइन हो जाए एक न्यू डेट टाइम वाली डाटा टाइप। सॉरी, पॉज ज़्यादा हो गया। सो ओके, अभी मैं यहाँ पे डेट टाइम चेक कर लेता हूँ कि क्या इसकी डाटा टाइप हुई है। तो उसके लिए हम .dtypes फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसने बिल्कुल क्या कहा है कि डेट टाइम आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको मैंने बताया है .dt.year का हम यूज़ करते हैं, और नया कॉलम मुझे बनाना है ईयर्स का, इसलिए यहाँ पे एक नया कॉलम मैंने क्रिएट कर लिया। और इसकी भी डाटा टाइप पूछ ली तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर 32 है। ओके, अब मुझे यहाँ पे कॉलम्स डिलीट करने हैं। कॉलम्स डिलीट करने हैं तो उसके लिए किस डाटा टाइप में से करने हैं, तो डाटा फ्रेम में से df_copy डॉट ड्रॉप पैरेंथेसिस में। अब सबसे पहले क्योंकि कॉलम्स करने हैं तो कॉलम्स का यहाँ पे नेम देंगे। कॉलम्स आर्ग्यूमेंट आ गया इक्वल। कौन कौन से कॉलम्स करने हैं तो मैंने आपको बता दिया था, ओवरव्यू, ओरिजिनल लैंग्वेज और पोस्टल URL। इन प्लेस ट्रू हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि पक्के पक्के परमानेंटली तुम इनको ख़त्म कर दो, मुझे नहीं ज़रूरत इनकी आगे भी। और एक्सिस 1 यानी कि एक्सिस 1 यूज़ होता है पूरे के पूरे कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, और एक्सिस 0 यूज़ होता है कोई स्पेसिफिक रो को डिलीट करने के लिए। फिर हम कॉलम्स के नेम नहीं देते। सो इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, और दोबारा से अब मैं अपने डाटा को यहाँ पे कॉल करके देखूंगा कि क्या परमानेंटली भी चेंज हुए हैं कि नहीं हुए। तो उसने मुझे बता दिया है कि हाँ परमानेंटली चेंज हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ईयर का कॉलम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे अब मैंने बताया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास वॉट एवरेज का एक कॉलम मौजूद है, लेकिन मैं उस वॉट एवरेज को नंबर्स की बजाय मैं उसको कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉट जिस मूवी को मिले हैं मैं उसकी जगह रखना चाहता हूँ पॉपुलैरिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉट जो है वो ये हैं
8,940, मैं चाहता हूँ कि ये 8,940 की जगह पॉपुलर लिखा हुआ आ जाए। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसको कैटेगरी में शिफ्ट करूँगा, यानी कि ये है, सॉरी, वॉट एवरेज की बात हो रही है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, हम करेंगे वॉट, यहाँ पे कोट लिखा गया है, वॉट अंडरस्कोर एवरेज को मैंने वैल्यूज़ असाइन करनी है पॉपुलर, एवरेज, बिलो एवरेज और नॉट पॉपुलर। पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले हैं, जिसको सबसे ज़्यादा से कम वोट मिले हैं वो है एवरेज, और एवरेज से भी जिसको कम वोट मिले हैं उसको मैंने कह दिया कि ये बिलो एवरेज है, और जिसको बिलो एवरेज से भी बहुत ज़्यादा कम वोट मिले हैं तो उसकी जगह लिख दिया है नॉट पॉपुलर। सो ये हम यूज़ करेंगे काम एक अपना फंक्शन क्रिएट करते हुए। आपके साथ ये बात की हुई है कि हम लोग यहाँ पे दो तरह के फंक्शंस यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। सो दिस इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी का फंक्शन नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। सो उसके लिए हम लोग डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। देन मैंने यहाँ पे कैटेगराइज अंडरस्कोर कॉल यूज़ कर लिया, पैरेंथेसिस में मैंने जो डाटा फ्रेम में मुझे चेंजिंग्स करनी है वो यहाँ पे कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने कॉल जो कि कॉलम्स डिफाइन करने हैं मुझे वो यहाँ पे कॉल कर लिया, और लेबल्स बताने हैं। बेसिकली लेबल्स क्या है वो भी हम आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एजेस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें मैंने रख दिया कि df अंडरस्कोर कॉपी, कॉपी के अंदर मेरे पास कॉल क्या होगा, डॉट डिस्क्राइब करो मिनिमम। अगर तो मेरे पास कोई वैल्यू किसी वॉट एवरेज कम होगा, मिनिमम का मतलब है बहुत ज़्यादा कम होना, तो फिर वो उसकी जगह क्या लिख देगा, नॉट पॉपुलर। सो कॉल की जगह वो नॉट पॉपुलर यूज़ होगा, यानी कि कॉल किस कॉलम के अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें, वॉट एवरेज के अंदर। देन ये इसी तरह 25% चेक करेगा वॉट अंडरस्कोर एवरेज के अंदर, फिर 50% क्वार्टाइल यूज़ करेगा, 75% क्वार्टाइल चेक करेगा, और फिर मैक्सिमम क्वार्टाइल चेक करेगा। अब यहाँ पे कॉल जो है वो कॉलम का नेम है, कॉलम का नेम क्या है, वॉट अंडरस्कोर एवरेज। यहाँ पे अब मुझे चूंकि परमानेंटली चेंजिंग्स करनी है इसलिए मैंने df अंडरस्कोर कॉपी और वो अपना कॉलम का नेम यहाँ पे लिख दिया। कॉलम का नेम हम आगे जाके वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे अभी कॉल ही चल रहा है। फिर pd डॉट कट, कट मेथड यहाँ पे यूज़ होता है पांडास के अंदर, जो कि लॉन्ग डाटा के ऊपर हम लोग कोई चेंजिंग्स वगैरह करने जा रहे हों तो उसके लिए हम लोग कट का यूज़ करते हैं। df अंडरस्कोर कॉपी को कॉल किया और यहाँ पे कॉल फंक्शन इसके अंदर हमने कॉल कर लिया। एजेस जो यहाँ पे डिफाइन किए थे कि अगर कोई वॉट एवरेज मिनिमम होगा तो तुमने उसकी जगह क्या लिख देना है, नॉट पॉपुलर। अगर 25% पे होगा, 50% पे होगा तो उसकी जगह पे क्या लिख देना है तुमने, बिलो एवरेज या एवरेज, और 75% पे होगा या मैक्सिमम होगा तो फिर क्या लिख देना है तुमने, पॉपुलर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डाटा में लिखवानी है, और लेबल्स की जगह इक्वल कर दिए लेबल्स। अब ये लेबल्स क्या हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेबल्स डिफाइन किए हैं। लेबल्स क्या है, नॉट पॉपुलर, बिलो एवरेज, एवरेज और पॉपुलर। ये जो पॉपुलर है वो यूज़ होगा मैक्सिमम या फिर 75% के लिए, एवरेज यूज़ होगा हमारे पास 50% के लिए, बिलो एवरेज यूज़ होगा हमारे पास 25% के लिए, और नॉट पॉपुलर जो मिनिमम यानी जिसको 0, 1, 2 इतने वॉट्स मिले होंगे। सो उसके लिए ये लेबल्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। सो ये था कि यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन हमने कॉल किया है। यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन या फिर फंक्शन यहाँ पे हम इसलिए बना लेते हैं कि ताकि बार बार हमें एक ही चीज़ को या फिर अपने कोड को बार बार ना लिखना पड़े। अब यहाँ पे एक दफ़ा मैंने एक फंक्शन बनाकर उसके अंदर पूरा कोड लिख दिया है, अब मैं जस्ट इसी फंक्शन को कॉल करते हुए अपना पूरा का पूरा काम करवा लूँगा। सो इसलिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारे पास यूज़ेबिलिटी आ जाती है, रीड करना आसान हो जाता है। उसके बाद कैटेगराइज अंडरस्कोर कॉल, मैंने यहाँ पे फंक्शन अपने कॉल किया जो मेरा बिल्ट इन, मैंने अपना फंक्शन डिफ़ाइन किया था। उसके पैरेंथेसिस में पहला क्या है, जो मेरा डाटा फ्रेम का नेम है वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। सेकंड, अब यहाँ पे क्या था, कॉल। कॉल का मतलब है वो कॉलम नेम देना है जिसके ऊपर मुझे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया वॉट अंडरस्कोर एवरेज। और लेबल्स दे दिए कि अब इसकी जगह मुझे क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, यानी 8.8 है तो उसकी जगह मुझे क्या 8.8 मैक्सिमम हो सकती है, 75% हो सकती है, तो उसकी जगह मुझे पॉपुलर शो करवाना है। सो इसलिए हमने यहाँ पे लेबल्स को भी असाइन किया। तो ये देखें यहाँ पे पहले अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास नंबर्स थे 8.3, 8.1, ये मेरे पास पॉपुलर में आ रही है। बिलो एवरेज में मेरे पास यहाँ पे देखें 6.3 है।
सो 6.3 बिलो एवरेज में हमने कहा था कि वो 50% से कम हो सकती है। सो इसलिए ये हमारे पास आ गई। देन एवरेज में आप देखें तो 7.0 है, तो 7.0 को उसने क्या कहा है, एवरेज की, यानी 7.0 से जितनी भी कम है वो बिलो एवरेज में है। 7 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक सारी क्या है, एवरेज है, और उससे ज़्यादा 8 या 8 से ज़्यादा जो है वो कौन सी है, पॉपुलर में है। तो इस तरह से हमने ये इसलिए डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ किया। डिस्क्राइब फंक्शन हमने अभी देखा है कि स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये देखें, वॉट एवरेज में मिनिमम जो है वो 0 है, तो मिनिमम 0 इसका मतलब है नॉट पॉपुलर होगी। 25% पे 5.9 आ रही है, इसका मतलब है वो बिलो एवरेज होगी। 50% पे 6.5 आ रही है, 50% क्वार्टाइल जो है, मीडियन जिसको कहते हैं, तो उसमें हमने कह दिया ये एवरेज है। और 75% देखिए 7.1 से और उससे ऊपर वो हमारे पास पॉपुलर होगी, और मैक्सिमम तक भी हमारे पास पॉपुलर होगी। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने फंक्शन का यूज़ करते हुए कॉल की हैं। सिंपल मेथड है, अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन 1 बाय 1 जब आप खुद इस लेक्चर को देखते हुए अपनी अलग से जुपिटर नोटबुक बनाएंगे और उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपको ज़्यादा इसकी अच्छी समझ आएगी। अब मैं दोबारा से अपने यहाँ पे df_copy को कॉल कर लेता हूँ कि आया ये परमानेंटली चीज़ें हुई भी हैं कि नहीं अप्लाई। तो देखें बिल्कुल अप्लाई हो चुकी हैं। ओके, अब वैल्यूज़ काउंट करके देख लेते हैं। ये वैल्यूज़ काउंट हमारे पास यूज़ होता है, टोटल वैल्यूज़ बताएगा कि नॉट पॉपुलर कितनी मूवीज़ हैं, पॉपुलर कितनी है, एवरेज कितनी है और बिलो एवरेज कितनी आई हैं। तो वो यहाँ पे आ गई, इसका मतलब है नॉट पॉपुलर सबसे ज़्यादा है हमारे पास, यानी ऐसी मूवीज़ हैं कि जो पॉपुलर ही नहीं हुई, लोगों को पसंद ही नहीं आई। तो अगर ये एनालिसिस करते वक्त हमें नहीं पता चलता, अगर हम एनालिसिस नहीं परफॉर्म करते, तो फिर ये भी हो सकता था कि हम ऐसा इसके ऊपर मॉडल अप्लाई करते जो फिर यूज़र को गलत मूवी की रिकमेंडेशन देता। सो हमेशा यूज़र को उन मूवीज़ की रिकमेंडेशन देनी होती है जो पॉपुलर होती हैं, जो बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली हैं, जिनको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई मूवीज़ हैं और पॉपुलर रही हैं, तो हमेशा उसी से रिलेटेड फिर यूज़र को रिकमेंडेशन जाती है। सो जब भी डिप्लॉयमेंट करते हैं या कोई भी हाई लेवल का मॉडल बनाते हैं, सो उससे पहले EDA एनालिसिस परफॉर्म ज़रूर किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम करने जा रहे हैं अपने इस जेनेरिक वाले जो कॉलम है उसमें हर एक को हम सेपरेट करने जा रहे हैं। सो हम ये स्ट्रिंग है, आप देखेंगे स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। सो स्ट्रिंग में हमने एक मेथड पढ़ा था स्प्लिट का। स्प्लिट क्या काम करता था, सेपरेट सबको कर देता था। सो मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्पाइडरमैन नो वे होम वाली जो मूवी है उसमें ये जो एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन, ये 3 तरह की स्ट्रिंग इसमें इन्वॉल्व है और तीनों को सेपरेट किया गया है कोमा के साथ, ये कोमा, ये एक 2 कोमा। तो स्प्लिट में मैं ये कोमा एंटर कर दूंगा कि हर एक इस वर्ड को, इस लेटर को, इन करेक्टर्स को कोमास के साथ क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो मेरे पास अभी तो ये एक लाइन में डिस्प्ले हो रही हैं। देन जैसे ही मैं स्प्लिट मेथड फंक्शन अप्लाई करूँगा तो फिर क्या काम होगा, स्पाइडरमैन नो वे होम जेनरिक उसका एक वक्त में एक्शन आ जाएगा, अगली लाइन में यही टाइटल डिस्प्ले होगा लेकिन जेनरिक उसका एडवेंचर आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में साइंस फिक्शन आ जाएगा। सो ये काम मैं करना चाह रहा हूँ कि ताकि जब एट द एंड मैं विजुलाइजेशन करूँ जेनेरिक की, तो मेरे पास आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आए, उसको पढ़ना आसान हो कि एक्शन टोटल कितनी मूवीज़ के लिए यूज़ हुआ है, एडवेंचर कितनी टोटल मूवीज़ के लिए यूज़ हुआ है। सो उसके लिए हम लोग ये काम करेंगे। सो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मुझे परमानेंटली करवाना है इसलिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया df_copy जेनरिक, और df_ दोबारा से उसको कॉल किया क्योंकि इस कॉलम के ऊपर मैंने इंप्लीमेंट करना है .str स्ट्रिंग का आगे फंक्शन है ये, तो डॉट स्प्लिट किसके साथ अलग करना है, कोमा के साथ। फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है एक्सप्लोर्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिसमें क्या काम करता है, हैंडल कर लेता है वैल्यूज़ को, अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग जो है वो सेपरेट कर देता है वैल्यूज़ को। और जो ऐसे कुछ, और यहाँ पे मैंने उसको साथ ही कह दिया कि रीसेट भी इंडेक्स कर दो, यानी पुराने इंडेक्स जो है वो अगर आप देखें तो 0 इंडेक्स हमारे पास यूज़ हो रहा था यहाँ पे सिर्फ एक मूवी के लिए,
लेकिन अब चूंकि जेनरिक जो है वो एक मूवीज़ की 3 बार यहाँ पे आएंगी, तो इसलिए 1 2 3 अलग अलग इंडेक्स इनका डिस्प्ले होना चाहिए। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। इसको रन करेंगे। सो ये देखें यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम एक्शन, स्पाइडरमैन नो वे होम एडवेंचर, स्पाइडरमैन नो वे होम साइंस फिक्शन। बाकी कॉलम्स के भी यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम ही रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ जेनरिक जो है वो इनका डिफरेंट आ रहा है। सो अब यहाँ पे देखना आसान हो रहा है कि ठीक है, स्पाइडरमैन जो है वो एक्शन मूवी भी थी, एडवेंचर मूवी भी थी और साइंस फिक्शन मूवी भी थी। बैटमैन जो है वो क्राइम भी थी और मिस्ट्री भी थी एंड अप टू सो ऑन, चूँकि मैंने हेड का यूज़ किया है। ओके अब जेनरिक जो है उसकी मुझे डाटा टाइप चेंज करनी है, उसको मैंने डाटा टाइप करनी है कैटेगरी में। पहले मेरे पास थी ऑब्जेक्ट में, तो एज टाइप फंक्शन का यूज़ करते हुए हम लोग डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, जो कि अपने कॉलम के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। और उसके बाद मैंने इसकी डाटा टाइप्स कॉल करवा ली कि जेनेरिक में जो डाटा टाइप्स थी जनवरी में वो कौन कौन सी थी। तो उसने मुझे बता दिया एक्शन, ये सारी आपकी जो ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं मल्टीपल्स टाइम, उसने मुझे बता दिया ये सारे अब कैटेगरी में शिफ्ट हो चुके हैं। इन्फो मैंने ले ली है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज़ डेट, उसकी डाटा टाइप क्या हो गई है डेट टाइम, टाइटल की ऑब्जेक्टिव थी, पॉपुलैरिटी की फ्लोट थी, वॉट काउंट की मेरे पास क्या थी इंटीजर थी, यहाँ पे वॉट एवरेज की भी कैटेगरी हो गई है और जनवरी की भी कैटेगरी हो गई है। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। और अब मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए, तो यूनिक रिकॉर्ड्स ये मेरे पास आ गए हैं कि डेट, रिलीज़ डेट मेरे पास यूनिक कितनी है, टाइटल्स यूनिक कितने हैं, ओवरव्यू यूनिक कितना है, पॉपुलैरिटी कितनी है, तो ये मेरे पास यूनिक रिकॉर्ड्स आ गए हैं। नंबर ऑफ़ यूनिक, उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। सो कि अब आउटलायर्स को डिटेक्ट करेंगे। हमने देखा था कि पॉपुलैरिटी वाले कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स मौजूद है। सो आउटलायर्स कहते हैं वो एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स जो क्या करते हैं हमारे डाटा की आउटपुट को डिस्ट्रॉय करने में, गलत आउटपुट डिस्प्ले करने में हेल्प कर सकते हैं। सो इसलिए इन आउटलायर्स को डिटेक्ट करना और फिर रिमूव करना ज़रूरी है। सो बॉक्स प्लॉट का यूज़ करते हुए हम सिंपली उसको विजुलाइज कर लेंगे। बॉक्स प्लॉट हमारे पास सीबॉन में यूज़ होता है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे बेशुमार यहाँ पे मुझे उसने पॉपुलैरिटी में ये बता दी, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं दिस इज़ आउटलायर्स। तो इसका मतलब है हमारे पॉपुलैरिटी वाले कॉलम में बहुत ज़्यादा आउटलायर्स हैं और ये हमारी आउटपुट को गलत भी कर सकती हैं। सो अब इसके मेथड्स हम लोग देखते हैं जो हम लोग आउटलायर्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। एक मेथड है हमारे पास जी स्कोर और एक मेथड हम लोगों ने देखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज का। सो जी स्कोर मेथड को भी देखते हैं, जिसमें क्या करते हैं ओरिजिनल डाटा को माइनस करते हैं, ओरिजिनल डाटा में से वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? उसी डाटा या उसी कॉलम के मीन से। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम कौन सा है पॉपुलैरिटी का, तो पॉपुलैरिटी की एक एक वैल्यू यहाँ पे लेंगे और टोटल जो इसका मीन आया होगा, पॉपुलैरिटी का मीन हम लोगों ने, चलिए यहाँ पे हम दोबारा से पॉपुलैरिटी का मीन निकाल लेते हैं। df_copy.describe। सो ओके, यहाँ पे मीन जो है वो पॉपुलैरिटी का हमारे पास क्या आया है 42। सो यहाँ पे ये मीन हमारे पास, ये हमने मीन निकाल लिया है 42 और इन दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग किसके साथ, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलैरिटी का, ये है 113.3410, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो जी स्कोर जब हमने फाइंड किया तो ये आया। अच्छा, ये जी स्कोर हमारे पास कैसे निकला है? पहली पॉपुलैरिटी की वैल्यू क्या है पहले रिकॉर्ड की, वो ये है। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसके पहले रिकॉर्ड को यहाँ पे क्या कर दिया, ला के रख दिया। ये जो ये वाला चीज़ है df_copy और कॉलम का नेम पॉपुलैरिटी, तो ये हर एक पॉपुलैरिटी, हर एक रिकॉर्ड, हर एक मूवी की पॉपुलैरिटी को पकड़ेगा, उसको माइनस करेगा पूरे पॉपुलैरिटी वाले कॉलम के मीन के साथ
और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड करेगा पूरे कॉलम का, जो पॉपुलैरिटी कॉलम का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा वो ये जो निकला है उसके साथ डिवाइड कर देगा। सो इसको भी हम माइनस कर देंगे। माइनस किसके साथ करेंगे? मीन के साथ। सो मीन क्या था इसका? 42.00 है, हम यहाँ पे 42 ही लिखते हैं। ओके, इसको डिवाइड भी करना है तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देना है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सो स्टैंडर्ड डेविएशन पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे चलें, अगर हम इसका पूरा मीन लिख भी लें 0.001288, तो देखें पहली वैल्यू क्या आई है? 44.4847। तो देखें एग्जैक्ट पॉपुलैरिटी की ये पहले वाले रिकॉर्ड की ये जी स्कोर आया है। सो ये जी स्कोर हमने फाइंड किया है कि आउटलायर्स डिटेक्शन के लिए हमने यूज़ किया है कि कितना डिफरेंस बन रहा है आउटलायर्स और ओरिजिनल जो पॉपुलैरिटी है उसके दरमियान। सो उसके लिए हम लोगों ने ये जी स्कोर निकाला है। सेकंड मेथड जो है वो क्वार्टाइल का है कि लोअर क्वार्टाइल निकालते हैं, अपर क्वार्टाइल निकालते हैं और फिर अपर में से लोअर क्वार्टाइल को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास IQR आ जाता है। और फिर लोअर और अपर बाउंड्रीज निकालने के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये है, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। Q1 क्या होगी? जो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल होगा पॉपुलैरिटी का, उसमें से माइनस करेंगे 1.5 और जो फिर इन दोनों का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे IQR से, जो कि इन दोनों को माइनस करके आएगा। तो वो हमारे पास यहाँ से फिर चेंज होता जाएगा। अब जो ओरिजिनल डाटा सेट की शेप थी हमारे पास वो थी 25,793 और कॉलम्स कितने थे उसके अंदर? कॉलम 7 थे। तो जब उसमें से पॉपुलैरिटी वाले में से हमने आउटलायर्स को डिटेक्ट किया तो फिर आउटलायर्स को डिटेक्ट किया मतलब कि वो वाले रिकॉर्ड्स ख़त्म हो गए। तो फिर हमारे पास कितनी रह गई रोज़? तो वो हमारे पास 23 और 015 रह गए। इसका मतलब है 25793 माइनस 23015। इसका मतलब है कि 2778 जो रिकॉर्ड्स थे, रोज थे, वो एज अ आउटलायर हमारे डाटा के अंदर थे। तो देखें अगर हम इनको रिमूव ना करते तो हमें पता भी नहीं चलता कि आउटलायर्स कितनी थी और हमारे डाटा की फिर आउटपुट भी गलत आती जानी थी अगर हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट करके उनको रिमूव ना करते। ओके, आफ्टर रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने डाटा को कॉल किया df। ओहो, यहाँ पे मैंने सेल को रन ही नहीं किया। ओके, ये अब आ गई हैं हमारे पास। तो देखें मैंने कुछ जो है वो मेरे पास यहाँ पे वो रिकॉर्ड्स आ गए हैं जो क्या काम किए हैं, जो बाकी के बच गए थे मेरे पास आफ्टर रिमूविंग आउटलायर्स। तो वो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सो ओके, चेक करने के बाद अब चेक किया, अब ये देखें, अब ये लाइन जो है वो एक सीधी आ रही है, वो 0 या O की तरह नहीं आ रही। इसका मतलब है कि आउटलायर्स क्या है, ख़त्म हो गई हैं। तो आप पॉपुलैरिटी की जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है वो 20 से कम है, यानी 0 कह सकते हैं। और ये वाला हमारे पास जो है वो Q1 होता है 25% क्वार्टाइल, ये हमारे पास मीन आ जाता है 50% क्वार्टाइल और ये हमारे पास Q3 है। Q3 के बाद ये हमारे पास 100% की तरफ आगे मूव कर जाता है और ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा था, ये वाई एक्सिस के लिए हमने यूज़ कर लिया। सो सेम ही रिज़ल्ट है। सो ये काम है कि हम लोगों ने आउटलायर्स को डिटेक्ट किया है। अब आ जाते हैं विजुअलाइजेशन। डाटा तो हमने सारा क्लीन कर लिया, EDA परफॉर्म कर लिया, लेकिन EDA में हमारे पास विजुअलाइजेशंस भी आ जाती हैं। अगर हम विजुअलाइज नहीं करेंगे तो डाटा को अंडरस्टैंड करना, उसकी आउटपुट को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए नहीं ठीक होगा। सो इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक स्टाइल सेट कर दिया है कि मुझे इसी स्टाइल की आउटपुट देनी है वाइट ग्रिड।
सो ये स्टाइल सेट मैंने SNS की लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने जो मेरे पास न्यूमेरिक कॉलम्स थे उनको मैंने विजुलाइज कर दिया हिस्टोग्राम का यूज़ करते हुए। सो कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया है, हर एक का G मीन्स ग्रीन है, और अल्फ़ा जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रही है 0.3 के 3 का वो डिफरेंस करके दे देगा। और टाइट लेआउट कह दिए हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, रिलीज़ डेट में सबसे ज़्यादा जो हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ हुई हैं 1930 समथिंग से स्टार्ट होते होते हमारे पास 120 में सबसे ज़्यादा 200 ओहो क्या कह रहा हूँ 2020 में सबसे ज़्यादा हमारे पास मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा। पॉपुलैरिटी कितनों की रही वो यहाँ पे हमने बता दिया है कि पॉपुलैरिटी टोटल इतनी मूवीज़ की रही हैं हमारे पास। उसके बाद वॉट काउंट का हमारे पास आ गया और ये ईयर का हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब जो हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे बेसिकली सॉल्व करना उनको मेन काम है। सो हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे अब हम जो है वो परफॉर्म करवाते जाएंगे। सबसे पहले तो कहा गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट जेनरिक ऑफ मूवीज़ रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स। ऐसी कौन सी मूवी का जेनरिक है जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ हुआ नेटफ्लिक्स में, यानी एडवेंचर है, एक्शन है, थ्रिलर है, फ़नी है, तो ये सारा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब कर लिया, काउंट कर लिया टोटल मूवीज़ को कि यूनिक कितनी है। टॉप पे देखें, टॉप पे उसने बता दिया कि थ्रिलर रही है। फ्रिक्वेंट कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सबसे पहले इसमें डिस्क्राइब करा ली हैं। अब विजुलाइज करवा के हम लोग देखेंगे क्योंकि उसका यूज़ करना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मैंने फिगर रख दिया कि मुझे जो ग्राफ चाहिए वो 6/4 का चाहिए। और SNS, अब यहाँ पे कैट प्लॉट यूज़ करते हैं हम इसके अंदर मॉड्यूल SNS के अंदर, यानी कि मुझे किस तरह का चाहिए ग्राफ मैंने बता दिया कि टोटल काउंट करके मुझे बताना है। वाई एक्सिस में मैंने जेनरिक रख दिया कि वाई एक्सिस में मुझे एक्शन थ्रिलर ये डिस्प्ले होंगे। अब डाटा, ये वाला डाटा जो मैंने लिया है वो किस में से लिया है ये भी बताना है, तो मैंने कहा कि DF_copy में से लिया है। और यहाँ पे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कि कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर लो। और टाइटल मैंने बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब यहाँ पे उसने मुझे बताया है कि एक्शन मूवी जो है वो इतनी % आपके पास रही है। सो एक्शन मूवी हम देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा जो है वो एक्शन मूवी मौजूद थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मूवीज़ कौन सी मौजूद थी, वो थी ड्रामा थ्रिलर। इसका मतलब है कि ड्रामा और थ्रिलर लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की हैं। तो जब रिकमेंडेशन सिस्टम बनाया जाता है, रिकमेंडेशन मूवी सिस्टम बनाया जाएगा जिस पे डिफरेंट तरह के मेथड्स और मॉडल्स वगैरह डिप्लॉय किए जाएंगे, जो कि डाटा साइंस की डिवीजन में ये चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर उसमें जो यूज़र्स होंगे उनको सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मूवी ड्रामास की जाएगी, थ्रिलर की जाएगी, एडवेंचर की जाएगी, कॉमेडी की जाएगी, ठीक है, और एक्शन की जाएंगी। सो इससे हमें फिर पता चलता है। अगर ये चीज़ें हमने एनालिसिस करके ना पता लगाया होता तो ऐसी मूवीज रिकमेंड हो सकती थी जो बिल्कुल भी पॉपुलर ना हुई हो। सो इसलिए ये काम हम लोगों ने किया है। सो सबसे पहली क्वेश्चन का तो सॉल्व करके हमने बता दिया कि कौन सी मूवीज़ हुई हैं सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा वोट किस तरह की मूवी को मिले हैं। सेम वही कैट प्लॉट, लेकिन अंदर हम काइंड बता देंगे, काउंट करना है। काउंट करके ही पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवीज़ कौन सी रही हैं। वॉट एवरेज, क्योंकि वॉट एवरेज में हमने पॉपुलर, नॉट पॉपुलर, एवरेज, बिलो एवरेज इनको हाईलाइट किया था। डाटा कहाँ से लेना है वो बता दिया, DF_copy, और ऑर्डर बता दिया कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही उसको गेट करना है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। सो सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एवरेज का, उसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो है वो एवरेज रही थी और ये हमने चेक भी कर लिया था। पॉपुलर फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है, बिलो एवरेज आती है, और फिर नॉट पॉपुलर हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं मूवीज़। सो ये उसने काउंट करके हमें बता दिया। सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर थर्ड आ गया कि सबसे ज़्यादा हाई पॉपुलैरिटी पे कितनी रही, तो ये था हमारे पास हाईएस्ट वोट ओके किसको मिले हैं। सो ये है अब हमारे पास कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलैरिटी किसको मिली है। सो यहाँ पे उसने हाईएस्ट पॉपुलैरिटी हमने यहाँ पे गेट कर लिया। पॉपुलैरिटी में जो मैक्सिमम पॉपुलैरिटी मिली है वो हमने यहाँ पे बता दी है। तो ये देखें, ये उसने हमें बता दिया है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रही हैं वो ये मूवीज़ रही हैं। देन उसके बाद लोवेस्ट पॉपुलैरिटी बता दिया, तो हमने फिर मिनिमम को गेट कर लिया कि पॉपुलैरिटी में मिनिमम कितनी रही हैं मूवीज़।
सो ये हमारे पास मिनिमम आ गई, जो सबसे ज़्यादा कम रही हैं, यानी इतनी उनको शोहरत नहीं मिली, क्योंकि पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग उसने चेक करके बताया है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था कि विच ईयर हैज़ द मोस्ट फिल्म्ड मूवी, सबसे ज़्यादा किस साल में मूवीज़ सबसे ज़्यादा रिलीज़ हुई थी। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हिस्टोग्राफ का, जो कि आपको मैंने यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा दिया था कि 2020 में सबसे ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। सो वही यहाँ पे देखें, 2020 में उसने बताया है कि सबसे ज़्यादा मूवीज़ 10,000 से भी ज़्यादा, 12,000 के करीब रिलीज़ हुई हैं नेटफ्लिक्स पे। सो ओके, तमाम तर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है कंक्लूजन करने की, क्योंकि अगर कोई स्टार्टिंग से हमारी नोटबुक ना भी देखे, रिक्रूटर या स्टैक होल्डर या फिर कोई भी और डाटा एनालिस्ट, तो एटलीस्ट वो कंक्लूजन पढ़ के ये जान सके कि पूरी जो बातचीत, पूरा जो एनालिसिस, पूरा जो ईडीए हमने परफॉर्म किया है अपनी इस नोटबुक के अंदर, उसका कंक्लूजन, उसका निचोड़ क्या रहा है, तो ये चीज़ बताना भी बहुत ज़रूरी है। सो कंक्लूजन में हम लोग एक एक करके अपने यहाँ पे क्वेश्चंस बता देंगे, और चूंकि इंग्लिश हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो इंग्लिश में ही हम लोग यहाँ पे आंसर्स भी और क्वेश्चंस भी लिखेंगे। सो हमने बताया कि ड्रामा जेनरिक जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे डाटा सेट के अंदर मौजूद रहा है, और 14% जो है वो दूसरे जेनरिक से सबसे ज़्यादा हमारे पास ड्रामा पॉपुलर रहा है। तो बिल्कुल हमने इसी तरह से ये देखें, ड्रामा में हमारे पास ये जो बार है सबसे ज़्यादा ये ड्रामा की है, ड्रामा और थ्रिलर, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन का हमने बता दिया कि 25.5% जो हमारे डाटा सेट के अंदर पॉपुलर वर्ड्स मिले हैं उसकी रोज कितनी थी, 6,520, और ड्रामास के मुतालिक भी बता दिया, और मूवीज़ की पॉपुलैरिटी भी हमने इनमें बता दी, यानी जो उनका जेनरिक रहा है। थर्ड, फिर हाईएस्ट पॉपुलैरिटी किस मूवी को मिली, तो हमने कहा कि वो सिर्फ सुपरमैन नो वे होम को ही मिली है, जिसका जेनरिक क्या था, एक्शन था, एडवेंचर था, साइंस फिक्शन था। देन किसको सबसे कम पॉपुलैरिटी मिली, तो वो हमने बता दिया यूएस की तरफ से जो है वो सबसे ज़्यादा कम पॉपुलैरिटी मिली, थ्रेड्स, जिसमें म्यूज़िक, ड्रामा, वॉर, साइंटिफिक, हिस्ट्री वगैरह थी, लेकिन इस तरह की मूवीज़ को जो है वो सबसे कम पॉपुलैरिटी मिली। और लास्ट था कि किस साल में सबसे ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, तो वो हमने बता दिया कि 2020 में सबसे ज़्यादा मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं। सो ये चीज़ें अपने पूरे जब भी हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं, वो चाहे डाटा जिस भी तरह का हो, सेल्स का हो, कस्टमर्स का हो, हमारे पास फाइनेंस का हो, किसी भी तरह का डाटा हो, तो हम लोग अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अब जो हमने कॉलम्स को ड्रॉप किया था, वो कॉलम्स को ड्रॉप क्यों किया था और किस तरह हमें पता चला कि इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको जितने भी सिनेरियोज मिले थे उसमें कहीं पे भी ये नहीं था कहा गया कि यूआरएल पोस्टर यूआरएल भी बताना है आपने, या फिर ओवरव्यू भी बताना है आपने, या फिर उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या रही ये भी बताना है। सो इसलिए हमने इन्हीं सिनेरियो से गैस कर लिया कि इन कॉलम्स की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। रिलीज़ डेट की थी, उसी में से तो हमने ईयर को गेट किया, पॉपुलैरिटी, वॉट काउंट, वॉट एवरेज की थी, टाइटल की भी थी, जेनरिक तो बिल्कुल ही थी, तो इसलिए फिर हमने इन तीनों कॉलम्स को डिलीट कर दिया। सो ये था एक कंप्लीट डाटा एनालिसिस जुपिटर नोटबुक का यूज़ करते हुए हम लोग क्रिएट करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डिटेल से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आपने ये नोटबुक तो क्रिएट कर दी, अब आपने क्या एक काम करना है, आपने गिटहब पे अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने github.com सर्च करना है, वो आपको गिटहब की एप्लीकेशन पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आपने लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो वो आपसे साइन अप मांगेगा, आपने ईमेल एंटर करनी है, और जो पासवर्ड आपने अपनी ईमेल का एंटर करना है। फिर वो आपसे मांगेगा कि आपने क्या नाम रखना है अपनी गिटहब की प्रोफाइल का, तो वो सारी सेटिंग वगैरह आपसे मांगेगा। मांगने के बाद फिर आपके पास इस तरह से डैशबोर्ड या फिर इस तरह से इसका इंटरेक्टिव लेआउट क्रिएट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। मेरी यहाँ पे पहले से हुई है कुछ के लिए, तो यहाँ पे जो है वो आपने क्रिएट करनी है अपनी रिपोजिटरी। क्रिएट न्यू रिपोजिटरी आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे आपने नई अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लिखना है डेटा, ये जो आपका नेम डिस्प्ले होगा जो आपने पहले रखा होगा। सो यहाँ पे मैंने रख दिया है डेटा एनालिसिस मेरी न्यू रिपोजिटरी। स्पेस ना दें, स्पेस के बजाय आप यहाँ पे ये लिख दें डेटा एनालिस्ट
डेटा एनालिसिस दी एनालिस्ट, मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी डिस्क्रिप्शन कोई लिखनी है आप वो लिख लें, और आपने अपनी इस रिपोजिटरी को पब्लिक ही रखना है कि ताकि जब आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए जाएं तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट ही आपका देखते हैं। सो प्रोजेक्ट आपने कहीं पे अपलोड किया होगा, आप उसके उनके साथ अपना लिंक शेयर करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गिटहब या फिर लिंक्डइन का किया जाता है। तो आपने अपनी सीवी में इसी गिटहब का लिंक आपने ऐड करना है जब आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, ताकि वो रिक्रूटर जो है वो आपके उस लिंक को क्लिक करे और आपके इस रिपोजिटरी पे आके आपके प्रोजेक्ट देख सके कि हाँ आपने प्रोफेशनली काम किया हुआ है, आपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, ताकि उसे पता चले आपके पास स्किल्स भी हैं और आपको काम भी आता है। इसलिए आपने इसको पब्लिक रखना है ताकि हर कोई एक्सेस कर सके। और आपने यहाँ पे क्रिएट कर देनी है रिपोजिटरी। अब आपके पास ये रिपोजिटरी देखें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, डेटा एनालिसिस द एनालिस्ट की। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद अब यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट को इंसर्ट करना है। जाहिर सी बात है आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे रखने हैं, तो फिर रिक्रूटर को पता चलेगा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं और कौन से नहीं किए। सो जस्ट वेट। ओके, अब आपने यहाँ पे आके यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और ओके, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड करना है। इसको तो फिलहाल क्लोज कर दें, ये है। अब आपने बेसिकली अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। सो एक मिनट, नहीं वेट। सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास इस तरह से जो है वो आप लोग जब अपना क्रिएट कर चुकेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे डेटा एनालिसिस द एनालिस्ट का अकाउंट क्रिएट किया, तो आपके पास इसी कोड वाले शो में फ़ाइल अपलोड करने से पहले आपके पास कुछ जो है ना वो ऑप्शन आ रही होगी, एडिंग फाइल एग्जिस्टिंग या अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल। तो आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी फ़ाइल को ऐड करने की। आपने फ़ाइल को ऐड करना है और देन फिर ओके इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से अपनी फ़ाइल को क्लिक कर लेना है। फ़ाइल को सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे अपलोड हो जाएगी फ़ाइल। उसके बाद ऐड फाइल वाया अपलोड, आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें कि आपने मैनुअली काम किया है, और आपने कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है इस फाइल से रिलेटेड, वो भी आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे कमिट चेंज कर देना है। जैसे आप कमिट चेंज करेंगे तो आपके पास आपके इसी जो आपने अकाउंट क्रिएट, जो रिपोजिटरी आपने क्रिएट नेम से की होगी, उसमें आपके पास वो फाइल आ जाएगी। सो सिंपल वर्क है, वो थोड़ा सा बीच में जो है इशू वगैरह हो गया था, सो इस वजह से। तो कोई चीज़ अगर ना समझ आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर आप बाद में अपनी क्यूरी को सॉल्व करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से कंप्लीट और होल डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।